हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ाएंगे थ्योरी सेक्शन, और उसके बाद देखो थ्योरी सेक्शन में क्या होगा कि एक एक चीज़ को डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, जिसको हम कल डालने वाले हैं, उसमें होंगे सारे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सभी क्वेश्चंस। तो अगर आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो गाइस एक एक क्वेश्चन का आंसर करना आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा और यहाँ से आपकी एक एक चीज़ें इस टॉपिक की ऐसे क्लियर हो जाएंगी कि आप आसानी से इस टॉपिक को किसी को भी पढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक और देखते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखिए बात हो रही है रेस्पिरेशन सिस्टम की, हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है प्रोसेस जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करें तो टोटल इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं, और गैसों का शरीर में परिवहन, और इसके अलावा आंतरिक श्वसन। तो यहाँ पे एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन के बारे में। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल से लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो आप क्या समझते हो बाह्य श्वसन से? तो देखो इसके नाम में आ रहा है बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका शरीर से बाहर जाना, यही प्रोसेस जो होता है ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है इसका तो शरीर में आना और जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड इसका शरीर से बाहर जाना, ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। और जब वायु वातावरण से शरीर में प्रवेश करती है, जो वायु होती है एयर, वो वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको कहते हैं इंस्पिरेशन यानी कि निःश्वसन कहलाती है। और जब CO2 वातावरण में जाती है यानी कि हमारे शरीर से CO2 जो है वो हमारे शरीर से निकल के वातावरण में जाती है, वो कहलाती है एक्सपीरेशन यानी कि उच्छ्वास कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें जो मैंने बताई वही यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि जब जो मतलब कि यहाँ पे अगर बात करें इनकी कि हवा जो है वो शरीर के अंदर जाती है तो किन चीजों की मात्रा कितनी होती है इस चीज को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की बात करते हैं फ्रेंड्स 78.09% होता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, और CO2 की बात करें तो 0.03%। जब कब होता है ऐसा? जब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है उस केस में ये इतनी मात्रा होती है। अगर जब हवा जो होती है मतलब कि हमारी बॉडी से CO2 वातावरण में जाता है तो उस समय देखते हैं कितनी क्या मात्रा होती है। तो उस समय होती है नाइट्रोजन की, तो देखो सेम होती है, नाइट्रोजन की दोनों में सेम है फ्रेंड्स 78.09%। ऑक्सीजन होता है इसमें 17%, और जो CO2 की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये होता है 4%। अब यहाँ पे देखो, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या समझते हो इससे? गैसों का शरीर में परिवहन। तो देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका लंग्स यानी कि जो फेफड़े हैं इससे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों तक वापस आने की जो प्रक्रिया होती है ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस यानी गैसों का शरीर में परिवहन। श्वसन जो है वो गैसों को शरीर में ट्रांसफर करने का काम क्या करता है, कौन करता है? तो जो देखो श्वसन गैस होती है उसको शरीर में ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रेंड्स ब्लड करता है। कई बार पूछ लिया जाता है कौन करता है, तो ब्लड करता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ पे लिख दी है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है इसी के द्वारा होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ऑक्सीजन और इसके साथ है हीमोग्लोबिन। तो ये मिलकर यहाँ पे क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक टेम्परेरी कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, टेम्परेरी कंपाउंड है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन, उसके दौरान ये हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और वहां जाके जो ऑक्सीजन है O2 और जो हीमोग्लोबिन जो है Hb वो अलग हो जाते हैं और ये मुक्त ऑक्सीजन जो रिलीज होते हैं वही हमारी कोशिकाओं तक पहुंच पाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कितने प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 10 से 23% होता है। प्लाज्मा के द्वारा होता है 7% और बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है 70%। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल जो रेस्पिरेशन है इसके बारे में हम बात करें तो इसमें श्वसन जो है वो गैसों का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है। क्या होता है कि जो श्वसन गैस जो होती है उसका जो एक्सचेंज होता है वो कोशिकाओं में होता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। किसको, आंतरिक श्वसन को। तो ये चीज हमने पढ़ ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कोशिकीय श्वसन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनॉक्सी श्वसन और एक होता है ऑक्सी श्वसन। अब यहाँ पे आप पढ़ते हैं ऑक्सी श्वसन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सी श्वसन जो है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन जो है इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनका होता है। और ऑक्सी श्वसन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें विशेष एंजाइम्स की उपस्थिति में पूरी होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑक्सी श्वसन किसमें पूरा होता है, तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये तो हमने देख लिया कि इसमें विशेष एंजाइम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी उपस्थिति में पूरा होता है। ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त एक अम्ल होता है जिसका नाम है पायरुविक अम्ल। इसका माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें पूर्ण ऑक्सीजन होता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ मैं, C2H12O6 प्लस O2। इससे क्या मिला फ्रेंड्स, इससे मिला CO2 प्लस H2O और साथ में जो ऊर्जा मिली वो मिली 36 ATP ऊर्जा। अब यहाँ पे ये है भोज्य पदार्थ, इसके साथ ऑक्सीजन में इसको ऐड किया है तो उसके बाद ये सारी चीजें 36 ATP ऊर्जा आपको ध्यान रखनी है। किस में से प्राप्त होती है, ऑक्सी श्वसन में मिलती है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अनॉक्सी श्वसन के बारे में। तो देखो अनॉक्सी श्वसन जो होता है ये ऐसा श्वसन होता है जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो अनॉक्सी श्वसन जो होता है ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और साथ ही साथ अनॉक्सी श्वसन जो है वो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म है उसमें पूरी होती है। ध्यान दीजिए साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव है उसमें पूरा होता है। अब यहाँ पे देखो जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 2 ATP ऊर्जा मिलती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रेंड्स श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें देखो यहाँ पे सांस से रिलेटेड यानी कि सांस से संबंधित जितने भी अंग होते हैं जैसे कि नाक हो गया, स्वर यंत्र हो गया जिसको लैरिनेक्स के नाम से जानते हैं, श्वास नलिका हो गई, फुसफुस यानी कि फेफड़े हो गए। तो यहाँ पे देखो ये आप देख सकते हो ये सारे जो अंग है नासिका, ग्रसनी, लैरिक्स, श्वास नली, फेफड़े, तो ये सभी क्या है, ये श्वसन अंग है। मतलब कि ये जो ये रेस्पिरेटरी जो अंग है श्वसन तंत्र के अंग, इनके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब देखो शरीर के सभी भागों से क्या होता है, एक्चुअल में जो गैस होती है उनका आदान प्रदान होता है। और जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम यही है कि जो शरीर में गैसों का गैस जो है
उनको आदान प्रदान करना, उनको एक्सचेंज करना, ये इस तंत्र का मुख्य कार्य है। अब यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है श्वसन तंत्र, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इसके जो अंग है, मुख्य अंग, जैसे कि नाक, श्वास नली, स्वर यंत्र, फुसफुस, और जो फेफड़ों का कार्य क्या होता है, फुसफुस यानी कि फेफड़े ये होते हैं, फेफड़ों को ही फुसफुस कहते हैं। फिर श्वसन क्रिया, इनके बारे में यहाँ पे एक एक चीज हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि नासिका, ग्रसनी, कंठ नली, वायुनाल, श्वसनी, फेफड़े, ये सभी क्या है, ये सभी हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के अंग है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाक के बारे में। नाक से आप क्या समझते हो? देखो नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि सांस लेने के दो रास्ते होते हैं, एक तो सही रास्ता होता है और दूसरा गलत रास्ता होता है। तो देखो नाक से सांस लेना सही रास्ता होता है और मुंह से सांस लेना गलत रास्ता होता है। क्यों होता है नाक से सांस लेना सही रास्ता? क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि किसी भी मतलब कि इन्फेक्ट कि वो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, धूल मिट्टी के कण, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। और ये चीजें यहाँ पे बता दी है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स क्या कि मुंह से सांस लेना गलत क्यों होता है। तो मुंह से सांस लेना कभी नहीं लेना चाहिए, गलत इसलिए होता है क्योंकि देखो मुंह में ऐसे कोई छोटे छोटे बाल वाला ऐसे कुछ होते नहीं है जो कि धूल मिट्टी के कणों को रोक सके, और इसीलिए जो धूल मिट्टी के कण हैं वो हमारे मुंह के माध्यम से डायरेक्ट हमारी बॉडी में चले जाते हैं और इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट श्वास नलिका। श्वास नलिका की बात करें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि श्वास नलिका जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 4.5 इंच की होती है, ये 4.5 इंच लंबी होती है। और ये एक मतलब कि जो 4.5 इंच लंबी तो होती है और ये एक खगोलीय एक खोखली है। देखो ये जो नलिका होता है ना, ये है श्वास नलिका, जो कि एक खोखली एक नली होती है जो कि गले में हम आसानी से इसको टटोल सकते हैं। और बाद में क्या होता है कि ये जो भोजन नली होती है उसके साथ साथ गले के नीचे वक्षगार में ये चली जाती है और वहां पर जाकर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से एक हिस्सा दाएं फेफड़े में चला जाता है और एक हिस्सा चला जाता है बाएं फेफड़े में। इस तरह से करके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है श्वास नलिका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वर यंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स स्वर यंत्र की बात करें तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, स्वर यंत्र है। और जीभ का जो मूल, जीभ के मूल के पीछे कंठिकास्थि के नीचे और कंठ के सामने ये होता है स्वर यंत्र, जिसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। यहाँ पे है इस जगह, ये आप ध्यान से देख लीजिए इमेज में। अब यहाँ पे देखो इसमें होता क्या है कि नाक से ली हुई हवा जो है वो कंठ से होती हुई आती है और इसके सिरे पर एक ढक्कन सा होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ये सिरा है यहाँ पे एक ढक्कन सा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इस ढक्कन से को बोलते हैं स्वर यंत्र छंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट अब आप पढ़ने वाले हैं फेफड़ों के बारे में, फुसफुस। तो देखो फेफड़ों की बात करें तो हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में दो फेफड़े होते हैं, एक तो दायां फेफड़ा, एक बायां फेफड़ा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमेशा होता क्या है कि जो दायां फेफड़ा होता है ना वो बाएं फेफड़े से 1 इंच छोटा होता है, लेकिन पर कुछ अधिक चौड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर देखो अब यहाँ पे देखिए फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, ये काफी बार पूछा जाता है। तो वायु कूपाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हमारे फेफड़े जो हैं इनके, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, वायु कूपिकाएं हैं जिनके द्वारा फेफड़ों से गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फेफड़ों की बात करें तो इनका जो भार है, वेट है, वो भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स दायां फेफड़ा जो होता है वो 23 औंस का होता है और जो बायां फेफड़ा होता है वो होता है 19 औंस का होता है। ये चीजें आपको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेनी है। नेक्स्ट अब इनका काम क्या होता है, फेफड़ों का काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों फेफड़े होते हैं, फेफड़े आप इतना तो पता है आपको कि देखो बायां दायां दो फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, तो ये जो दोनों फेफड़े होते हैं ना इनके बीच में हृदय होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो ये जो देख रहे हो ये जो चीज है ये क्या है, हार्ट है, फेफड़ा है। तो यहाँ पे इनके दोनों फेफड़ों के मध्य में ये हृदय होता है।
तो प्रत्येक फुसफुस जो है प्रत्येक जो फेफड़ा जो है इसको एक झिल्ली घेरे रखती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनको इस तरह से एक झिल्ली घेरे रखती है। क्यों घेरे रखती है? ताकि फूलते और सिकुड़ते वक्त जो फेफड़े हैं वो बिना किसी रगड़ के ये काम कर सके, इसलिए इनको हर फेफड़े को एक झिल्ली घेरे रखती है। अब हम पढ़ते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया की बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सांस लेने को श्वास बोलते हैं और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं? प्रश्वास बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सांस लेने को तो बोलते हैं श्वास और सांस छोड़ने को बोलते हैं प्रश्वास। अब यहाँ पे इस श्वास और प्रश्वास की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं श्वसन क्रिया, यानी कि रेस्पिरेशन। तो सांस लेने को क्या बोलते हैं? श्वास। सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं? प्रवास। और ये जो क्रिया है श्वास और प्रवास की, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, श्वास गति। श्वास गति की बात करें तो साधारण तक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी जो ये ब्रीदिंग रेट की बात करें, श्वास गति की बात करें तो 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। और लेकिन ये जो ब्रीदिंग रेट जो होती है वो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लो मतलब कि जो छोटा बेबी हो, जैसे कि 2 महीने से और 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो 1 मिनट में 35 बार सांस लेते हैं। और 2 साल से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो 1 मिनट में 23 बार सांस लेते हैं। इसके अलावा देखो 6 से 12 साल तक के 1 मिनट में 20 बार, 12 से 15 साल तक के 1 मिनट में 18 बार, और 15 साल से और 21 साल तक के 16 से 18 बार। इस तरह से मतलब कि ये अलग अलग रेट इनकी होती है एज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि जो श्वास गति होती है, ब्रीदिंग रेट जो होती है, स्पीड जो होती है, रेट कह दो, तो ये व्यायाम और क्रोध मतलब जैसे हमें गुस्सा आता है या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय जो ब्रीदिंग रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जब जैसे हम आराम करेंगे, सोएंगे, तो उस समय जो श्वास गति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब देखिए इसके अलावा और भी कई रोग होते हैं जैसे कि निमोनिया, दमा, क्षय रोग, मलेरिया, पीलिया, दिल और गुर्दों। ये जो सभी रोग होते हैं इसमें भी क्या होता है कि जो श्वास गति है वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अफीम खाने से और मस्तिष्क में चोट लगने के बाद मस्तिष्क के कुछ रोगों के कारण जो श्वास गति होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि अफीम खाने से श्वास गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अफीम खाने से श्वास गति कम हो जाती है। तो देखिए इस तरह से करके जो ये पूरा टॉपिक है इसको हमने पढ़ लिया है, थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो कल हम वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर 50+ क्वेश्चंस रखे गए हैं, और ये जो क्वेश्चंस रखे गए हैं MCQ की फॉर्म में है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, और देखो अगर जिस भी तरीके की टॉपिक्स की आपकी डिमांड है वो कमेंट करके आप बता सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना अधिक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही पास ही में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा जिस पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।